मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और भारत के वरिष्ठ पत्रकार वैद प्रताप वैदिक के बीच हुई मुलाकात पर संगीन आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टी इस मुलाकात को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस हैसियत से वैदिक ने यह मुलाकात की, क्या सरकार के दूत बनकर या फिर प्रधानमंत्री के विशेष दूत बनकर वैदिक की यह मुलाकात हाफिज सईद से हुई या फिर खालिस एक पत्रकार की यह मुलाकात थी। इस मुलाकात के साथ ही कश्मीर पर दिए वैदिक के साक्षात्कार ने भी कई सवालों को खड़ा कर दिया है। इन्हीं सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा जारी है। सवाल देश की अखंडता को लेकर है, सवाल इस देश के सबसे बड़े दुश्मन से मुलाकात को लेकर है। तो हमेशा इन्हीं मुद्दों को उठाने वाली बीजेपी के रुख को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज का मुद्दा में इसी विषय पर मेहमानों के साथ आज चर्चा होगी। है किसी में हिम्मत कि उसके मुंह पे जाकर वो कहे बात, वो मैंने कही है। आतंकी हाफिज सईद, पत्रकार वैद प्रताप वैदिक और दोनों की मुलाकात का रहस्य, ये रहस्य कहीं जाकर सुलझेगा या उलझे रहकर ही वक्त के दरिया में बह जाएगा। लेकिन फिलहाल इस रहस्य के रोमांच में गोता लगाने सभी कूद पड़े। लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद से खामोश बैठे राहुल गांधी की भी जुबान जाकर वैदिक मामले में ही फूटी है। No, the man is a RSS man. That's a known fact. Now they are trying to make it hue and cry, and they are trying to link it with the government. They are trying to link it with something else. And somebody said Vaidik is an RSS man, and then Mr. Manishankar is a congressman. They should understand, man is a man, whatever organization he belongs to. Now, how is that RSS comes into the picture? I am not able to understand. They are trying to divert the attention of the people. खुद को आरएसएस का बताए जाने पर वैदिक ने एक और रहस्य बना दिया कि आखिर वो हैं किसके करीबी। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेसी उन्हें पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के करीबी मानते थे। इसको लेकर वो पहले भी बयान दे चुके हैं। यही कांग्रेसी जो मुझे नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ रहे हैं, यही कांग्रेसी, आप कहें तो मैं नाम भी बोल सकता हूं। मुझे उस जमाने में जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, मुझे ये लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोला करते थे और मेरे घर पे लाइन लगाए। हाफिज और वैदिक की मुलाकात पर संसद दूसरे दिन भी गरमाई रही। सरकार को ये बार बार साफ करना पड़ रहा है कि इस मुलाकात से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। वहीं विपक्ष में एनसीपी के तारिक अनवर जैसे चेहरे भी हैं जो सरकार के बयान से संतुष्ट हैं, लेकिन वैदिक के लिए सलाह छोड़ रहे हैं। ना पाकिस्तान जाने से पहले ना पाकिस्तान जाकर उन्होंने हमें कोई सूचना दी कि वो हाफिज सईद से मिलने वाले हैं। ये शुद्ध रूप से उनकी निजी यात्रा और व्यक्तिगत मुलाकात थी। और यहाँ इस तरह के आरोप लगाना कि वो किसी के दूत बनकर गए थे, वो किसी के चेले हैं या भारत सरकार ने इस भेंट को निर्धारित करवाया था या उनको मिलने में मदद की थी, ये पूरी तरह से असत्य और निराधार तो है ही, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। गवर्नमेंट का इस स्टैंड भी इसमें साफ हो चुका है, दे हैव क्लियर इट। और उन्होंने कहा कि वो एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट की हैसियत से मिले हैं, तो इस मामले को इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूर है कि उनको वहाँ से मिलने के आने के बाद गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी या प्रायर जानकारी सरकार को देकर जाते वो कि हम जा रहे हैं और हो सकता है कि हमारी भेंट उनसे हो, और सरकार अगर उसमें उनको मना करती या उस पर आपत्ति जाहिर करती तो उनको अवॉइड करना चाहिए। उधर वैदिक हैं जो एक विवाद से निकले नहीं कि दूसरे में फंस गए। पाक न्यूज चैनल डॉन को दिए अपने इंटरव्यू में वैदिक ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में दोनों देशों की पहल से कश्मीर की आज़ादी की वकालत की। कश्मीर बिल्कुल झगड़े में है, मुश्किल में है और उसका हल निकलना चाहिए, और ऐसा हल निकलना चाहिए जो इंडिया और पाकिस्तान को बाद में होगा कबूल, पहले दोनों कश्मीरों को कबूल होना चाहिए, आवाम को कबूल होना चाहिए। ऐसा हल निकलना चाहिए कि दोनों कश्मीर मिलके एक साथ इंतखाब कराएं, एक विधानसभा बनाएं, दोनों कश्मीरों का एक चीफ मिनिस्टर हो, दोनों कश्मीरों का एक गवर्नर हो। कश्मीर मामले में दिए बयान को लेकर विपक्ष ने वैदिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिंता का विषय हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंता है। ये भारतीय जनता पार्टी का और भी चिंता का विषय होना चाहिए। ये एक व्यक्ति का, एक पार्टी का नहीं है विषय, ये देश की सिक्योरिटी का संबंध है।
जो हिंदुस्तान से कश्मीर अलग करने के बाद की जो देश का अभिन्न अंग है, ऐसा तो कश्मीर में अलगाववादी लोगों ने नहीं कहा जो वो कह रहे हैं। वहाँ तमाम संगठन है जो अलगाववाद की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात नहीं करी। उन्होंने तो एक ऐसा बयान दिया है जो राष्ट्रद्रोह की परिधि। आरएसएस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है, यानी कश्मीर पर वैदिक का बयान आरएसएस के रुख के विपरीत रहा है। संघ ने वैसे भी वैदिक से किसी भी नाते से इनकार किया है। भले ही वैदिक बाबा रामदेव के करीबी माने जाते हों, लेकिन बीजेपी वैदिक से पल्ला झाड़ रही है। वैदिक पाक दौरे पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मनीष शंकर अय्यर के साथ गए थे। इसी दौरे पर वो 26/11 हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद से मिले। हाफिज की तुलना शेर से करते हुए वैदिक कहते हैं कि कांग्रेसियों में हाफिज से मिलने की हिम्मत नहीं। हाफिज सईद से जो मेरी बात हुई है, मैंने बहादुरी की बात की है और हमारे राष्ट्र का, देश का पक्ष है किसी में हिम्मत कि उसके मुंह पे जाकर वो कहे बात, वो मैंने कही है। सवाल है, हाफिज से मिलने के बाद वैदिक खुद को संभाल नहीं पा रहे, या फिर इस मुलाकात में कोई गहरा राज है जिसका खुलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। हाफिज, वैदिक और रहस्य गहराता जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से बात पे बात निकल रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, सवाल खड़े हो रहे हैं देश की अखंडता पर भी। आज मुद्दा वही है कि किस तरीके से ये मुलाकात हुई, मुलाकात के पीछे का रहस्य क्या है। आज हमारे साथ मेहमान हैं हरीश मोतियानी जी, राजनीतिक मामलों के जानकार, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हिमांशु पटेल जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं सरस्वती चंद्र आचार्य जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल भी इसी मुद्दे पर चर्चा जारी थी, आज भी इसी मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे और चर्चा को और आगे लेकर जाएंगे। हरीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात मुलाकात को लेकर उठ रही थी, अब बात कश्मीर को लेकर उठ रही है, बात खतरनाक हद तक जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वेद जी है कौन, उनका परिचय क्या है। वो एक स्टेट्समैन है या पत्रकार है जी, या एक सोशल वर्कर है, कौन है वो, और किन्होंने उनको ये जवाबदारी दी? अपने आप को तो वो कह रहे हैं कि कभी नरसिम्हा राव के समय में मैं देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता। हाँ, कि कांग्रेस ही उनको डेप्यूटी पीएम मानते थे। ठीक है, आप उनकी और भी अगर जानकारी लेंगे तो आपको बहुत सारे पत्रकार ऐसे मिलेंगे, बड़े बड़े नामचीन पत्रकार हैं, कि वो ऐसे कहेंगे कि वो तो मतलब इतने अपने आप को मजबूत समझते हैं, मतलब इतने जाने माने समझते हैं सारे वर्ल्ड के महान लीडरों से, कि मतलब वो एक फोन कॉल अवे है। मतलब वो चाहे तो ओबामा को से भी बात कर सकते हैं, वो चाहे तो पुतिन से भी बात कर सकते हैं, वो चाहे तो प्रिंस चार्ल्स से भी बात कर सकते हैं। मतलब यू नेम द पर्सन एंड ही हैज हिम ऑन द फोन। ठीक है, ऐसा उनका बिहेवियर है। तो कहीं मेरे को तो उनके थोड़े मतलब उस पर ही थोड़ी शंका क्रिएट हो जाती है कि ये व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। और सबसे पहली बात, जो मुद्दा चल रहा है अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान का, कि वो वहां पे गए तो किस हैसियत से गए। जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैंने सुना है, तो उनका जब इंट्रोडक्शन कराया गया था, तो इंट्रोडक्शन एज अ रिपोर्टर, मतलब पत्रकार के रूप में नहीं कराया गया था, एज अ स्टेट्समैन करके कराया गया था कि ही इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ फलाना जो भी है, ऐसे कोई संस्था के नाम से उनका कराया गया था। तो तब जाके हाफिज ने एक ऐसे मतलब बात की समझ के कि वो एक भारत के एक बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति, मतलब एक कोई अच्छे पोजीशन पे हैं, उनके साथ वो बात कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बात की है। तो ये एक बात निकली थी, जो मतलब एक इंटरव्यू ही चल रहा था जिसमें पूर्व रॉ के व्यक्ति भी बैठे हुए थे, मतलब कमिश्नर जो कहें उस पोस्ट के व्यक्ति भी बैठे हुए थे। तो इस व्यक्ति पे ज्यादा वो करना, मतलब वो भी जो बात कर रहे हैं वो एक सेल्फ इंपॉर्टेंस के लिए ज्यादा कर रहे हैं, शायद मुझे वो ज्यादा लग रहा है। सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि हाफिज सईद से मुलाकात करने के बाद जो, या मुलाकात के वक्त इन्होंने ये इंटरव्यू डॉन चैनल को दिया है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना, जिस चीज को बोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हम अखंडता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, तोड़ने की बात करें वो उनकी सोच है ना। देखो, वो तो तोड़ने की बात तो आपके ये प्रशांत भूषण ने भी की थी आम आदमी पार्टी के भी रिसेंट पास्ट में। अरुंधति रॉय ने भी शायद ऐसा कुछ जिक्र किया था। ठीक है, तो ये सब जो जिक्र करते हैं उनको तो अंदर कर देना चाहिए। कश्मीर एक हमारा हिस्सा है। आप यहाँ पे 3 जने बैठे हैं, कांग्रेस भी बैठे, मैं तो आम जनता हूँ और ये पत्रकार भी आम जनता ही है, आचार्य जी भी आप और आप खुद भी हैं।
जी। तो आप हम 4 में से तो कोई मेरे को लगता तैयार नहीं होगा, कभी सोचेंगे भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचेंगे कि कश्मीर को हम जाने दें। हाँ, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम तो उसको लाने का भी सोचेंगे, ठीक है, तो कभी हम ऐसा तो सोचेंगे नहीं। तो इन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया, और ये होते कौन है सोचने वाले? मैं तो पहला प्रश्न ये पूछता हूँ, ये होते कौन है ऐसा बोलने वाले और सोचने ये वाले? होते कौन है ऐसा बोलने? हिमांशु जी, हम आपसे सवाल करेंगे, प्रशांत भूषण का नाम यहाँ पर आ गया। जब प्रशांत भूषण ने इस तरह का बयान दिया था तो जो उस वक्त विपक्ष में थी भाजपा बहुत शोर शराबा कर रही थी, अभी खामोश है इस मैटर को लेकर, क्या आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, ये सरकार अभी जो भी इश्यू उसने इलेक्शन टाइम पे रेस किए थे, और एक स्टेप आगे कि जब JKFL के जो यासीन मलिक जी थे वो भी वहाँ पाकिस्तान दौरे पे गए थे और वहाँ हाफिज सईद से मिले थे, तब ये राजनाथ सिंह ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, सुषमा जी ने उनके पासपोर्ट भी सीज करने की बात की थी और उनको अरेस्ट करने की भी बात की थी, और ये बड़ा इश्यू बनाया था, उस संसद भी नहीं चलने दी थी। तो यही बीजेपी है जो अपने रवैये में अभी मुकर रही है, यानी जो बोलती थी उसका उनका दोगलापन नजर में आ गया है कि ये आज वो जो पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट हुई, ये वादे किए थे, वो वादे में फेल हो रही है, दिखती है, तो वो आज वो चुपचाप है। वो आज जो प्रधानमंत्री जो हर एक बात में पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जवाब सवाल मांग रहे थे कि अब जवाब दो जवाब दो जवाब दो, आज वो चुप है। आज वो भी कुछ ये PM ऑफिस में से या PM से ट्विटर में से भी ये बात नहीं आ रही है, यानी पूरी दोगली नीति ये बीजेपी चल रही है, यानी पब्लिक को मिसगाइड कर रही है। पता नहीं क्या इश्यू है, इसके पीछे क्या मकसद है वो पता नहीं चलता। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये RSS ने अन्ना हजारे द्वारा जो लोकपाल का इश्यू चलाया था, आज वो ये इश्यू चला रही है क्योंकि ये आज नए व्यक्ति आ रहे हैं ये पिक्चर्स में। पटेल जी शायद ये बात पे तो मैं मतलब देखो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि ये RSS का बंदा है, RSS के है वो, अगर RSS का बंदा तो नरसिम्हा राव के करीब कैसे होता? वो विवेकानंद नरसिम्हा राव के करीब कैसे होता? बीजेपी की थिंक टैंक जो है विवेकानंद फाउंडेशन, उससे बिलोंग करते हैं। नहीं, उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो RSS का। देखो आज काफी सालों पहले, आई थिंक 97 की बात है, शायद 97 की बात है, 2007 की बात है, तो कुछ टाइम की बात है, जब अफगान गए थे तो राहुल गांधी भी वहां पे गए हुए थे, तो राहुल गांधी के साथ उन्होंने भोजन किया था, ठीक है, ऐसा वेद जी कहते हैं, ऐसा वेद जी कहते हैं, राहुल नहीं कहता है, राहुल नहीं कहता है, राहुल का जो भोजन किया वो डेलीगेशंस जाते हैं तो विरोध पक्ष के भी आदमी होते हैं, लेकिन जो बात इश्यू रेज हुआ है, जो बीजेपी बोल रही थी वो अपने स्लोगन में भी, अगर कश्मीर मांगो तो चीर देंगे, बराबर आप तो अभी खीर दे रहे हैं, तो वो बात ये बात सही है कि बीजेपी का फॉल्ट है। ये इश्यू बेस में, वही मैं इश्यू में रेज कर रहा हूँ कि ये आज क्यों आया। अभी इनका भी कनेक्शंस जो अभी ये 2012 में उन्होंने एक ये ABVP की कोई संस्था थी, उसका भी भाषण दिया था, वो कनेक्टेड टू RSS थे। चलिए, सवाल खड़े हो रहे हैं और पहली बार राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, RSS का आदमी बताया उन्हें। सरस्वती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी का जो रुख है अभी, क्या कल से आपको आज बदला हुआ दिखाई दिया? आपका उत्तर देने से पहले इनकी चर्चा में कुछ मैं और बढ़ोतरी करना चाहूंगा कि उन्होंने जो पाकिस्तानी चैनल के सामने कहा, वो जो अंश मैंने देखे कश्मीर के ऊपर, वो मुझे यजमान और मेहमान की मानसिकता वाले दिख रहे हैं कि हम किसी के यहाँ इनवाइट होते हैं या किसी को मिलने जाते हैं या हमारे पड़ोसी के पास भोजन के लिए वो हमें आमंत्रित करता है, भले उनके साथ हमारी कुछ अनबन हो, हम सीधा उन पे वार नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उनका सीधा ही अपमान हो जाए। ऐसा ही अडवाणी जी के साथ हुआ था, वहां गए थे और वहां उन्होंने प्रोग्राम रखा था मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर जाने का, तो उनको जाना पड़ा। ऐसे कई डेलीगेशन आते होंगे पाकिस्तान से जिनका प्रोग्राम रहता होगा महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाने का, तो वो जाते होंगे। तो इन्होंने बोला कि कोई पत्रकार थे, हमारे दोस्त थे, उन्होंने बोला टीवी चैनल में इंटरव्यू देना है, देने चले गए, सही से मुलाकात करना, बहुत ईजी तरीके से इनकी मुलाकात हो रही थी। उन्होंने टीवी चैनल पर कश्मीर के बारे में जो भी अलग थोड़ा पक्ष रखा या प्रशांत भूषण जी ने पहले रखा था, उसका और ऐसा मानने वाले लोग आजकल हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। उसका कारण मुझे ये दिखता है कि आजादी के इतने सालों में कश्मीर सिर्फ बोलने के लिए ही हमारा रहा है, सिर्फ नक्शे में ही हमारा है ऐसा जताते हैं, क्योंकि नहीं वहां हम बस सकते हैं, नहीं कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नहीं चैन से घूमने जा सकते हैं, नहीं हमारे विस्थापितों को वहां फिर से बिठा सकते हैं, नहीं हमारे देश के कानून वहां लागू होते हैं जब तक वो लोग ना चाहे। तो इनके अब ऐसी स्थिति हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? इसके लिए कुछ और रास्ता तो निकलना पड़ेगा।
तो इसके चलते हुए ये थोड़ा बदलता हुआ रुख हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पे कमेंट्स। एग्जैक्टली यही बात हो सकती है कि जो यंग ब्लड जो है, वो यंग ब्लड ने कभी वो सेक्रीफाइस वाली चीज देखी नहीं है कि भारत ने किस तरह से, मतलब भारत के लोगों ने किस तरह से ब्रिटेन से आज़ादी ली थी। और अगर आपको ध्यान हो तो ओरिजिनली ये जितने भी राज्य थे ये सब ब्रिटिश डोमेन के अंदर में थे, जहाँ पे वो 3 में डिवाइड करना चाह रहे थे। 3 में मतलब एक दे रहे थे हिंदुस्तान को, दूसरा दे रहे थे पाकिस्तान को, और तीसरा दे रहे थे फारूक शेख को, जो मतलब कश्मीर का होता, इंडिपेंडेंट कश्मीर करना चाहते थे। ब्रिटिश का ओरिजिनल प्लान था, ठीक है, पर वो प्लान कुछ कारण सर थोड़ा फेल हो गया क्योंकि वहां के राजा अलग थे। तो कहने का मतलब उसकी वजह से फेल हो गया, और कश्मीर जो है विद सर्टेन कंडीशन वो भारत के साथ एक अटैच हो गया। अभी देखेंगे तो जब वो कंस्टिट्यूएंट बना, अभी ये थोड़ी चर्चा अगर करने जाएंगे तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी। जब इंडिया का पार्लियामेंट बना, जब कंस्टिट्यूएंट बना, तब कश्मीर में उस समय वॉर चल रही थी, मतलब द सिचुएशन वाज नॉट नॉर्मल। तो उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने ये स्टेटमेंट भी किया कि बाकी सब राज्यों में ये सवाल देखिए, वो ये क्लॉज होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सैक्रिफाइस हमारे मतलब हमारे बुजुर्गों ने जो देखी, उनकी वजह से थोड़ी बहुत हमने देखी, आज वो सैक्रिफाइस हमारे बच्चों ने नहीं देखी है। तो अभी की जो जनरेशन है, मतलब हमारी और हमारे बाद की जो जनरेशन है, क्वाइट पॉसिबल, मगर तो उन्होंने ये देखी नहीं है, तो वो ऐसे आसानी से लेट गो करने के लिए तैयार हो जाओ। काफी प्रैक्टिकल जनरेशन, हालात सही में सही नहीं है। बावजूद इसके एक वरिष्ठ पत्रकार, जो अपने आप को बहुत वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, बोलते हैं इंदिरा गांधी के समय में भी, नरसिम्हा राव के समय में भी, बेनजीर के समय में भी बहुत करीब थे हम उनके, वो अगर इस तरह का बयान दें, वहां पर हालात सुधारने की होनी चाहिए बात, यह ना कि देश को तोड़ने की बात होनी चाहिए। कई सवाल खड़े करें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है किसी में हिम्मत कि उसके मुंह पे जाकर वो कहे बात, वो मैंने कही है। है किसी में हिम्मत जो पाकिस्तान जाकर के कहे कि हिंदुस्तान को बांट दो, आज़ाद कर दो? ये सिर्फ वैदिक जी कह सकते हैं। हिमांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे सवाल कि जिस तरीके से गरूर की बात कर रहे हैं, उनमें एक अहम अहंकार दिखाई दे रहा है, क्या इसके पीछे का रहस्य हो सकता है? मेरा ये उनका जो अहंकार और ये जो भाषा दिखती है, वो सीधा मुझे तो टारगेटेड टू नरेंद्र मोदी दिखता है, क्योंकि वो बात में बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी की यहाँ वहाँ से जो हमारे सैनिकों को खींच के ले गए हैं, तो हम वहाँ से उनके सैनिकों को खींच के लाएंगे। आज वो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, तो मेरा तो मानना है कि वो पूरा टारगेटेड टू नरेंद्र मोदी है। और दूसरी बात, जो अभी जो उनका फोटो हाफिज सईद के साथ आया हुआ है, तो वो आज सोशल मीडिया में नवाज शरीफ के साथ सामने भी वो उनके साथ भी ये फोटो लीक हुआ है, वो भी मीडिया में चल रहा है। यानी वो ये इश्यू मेरे ये है कि बीजेपी अभी क्यों साइलेंट है। ये अगर मुद्दा इंडिया के कश्मीर से बिलोंग करता है, जो एक संवेदनशील है, आप पूरे कांग्रेस ने पूरे 60 सालों तक वो संभाल के रखा, आज 60 दिन में वो दे देने की बात आ गई, वो क्या मसला है? और बीजेपी इस पे चुप है। वो यही इश्यू बना के उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत सी रैलियां की थी, आज वो वहां से 3 सीट भी जीत के आए, लेकिन वो आज कोई उसको बचाने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, हालांकि वो खुद प्रोटेक्टेड होके वो वैदिक जी को बचा रहे हैं। यानी वो मामला क्या रहस्य है पता नहीं चलता, रहस्यमय है मामला, कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है। आगे के हरीश जी, हम आपसे सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो बदलाव आ रहा है संसद में, संसद, राज्यसभा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो रही है, जो बदलाव आ रहा है, और जिस तरीके से सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का जो रुख कल था वो बदला सा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की वजह क्या होगी? इसके पहले मैं एक चीज और बोला, भी बैठे बैठे मुझे कुछ थॉट याद आ गया। शायद पाकिस्तान का पानी जो है वो कुछ काफी स्ट्रॉन्ग है, वाटर, ठीक है, कि वहाँ का पानी जो पीता वो वहीं का ही हो जाता है जी। अगर भूतकाल में हम देखें तो अडवाणी जी जब जिन्ना के वहाँ गए तो उन्होंने भी, मतलब वो भी कट्टरवादी मतलब भारतीय हैं जी। मैं हिंदू नहीं कहूँगा, कट्टरवादी भारतीय हैं, ठीक है, काफी मतलब उन्होंने फाइट की थी बीजेपी को आगे लाने में। एक पेरेंट गिने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, काफी मजबूत, पर वो भी वहां जाके जिन्ना के सामने पता नहीं क्या नरम हो गए कि जिन्ना की तारीफ कर ली और वहां से उनका कैरियर का ग्राफ नोज डाइव कर गया, ठीक है। अभी वेद जी भी वहां गए, उन्होंने भी मीटिंग की और सब कुछ किया, और अभी
वो भी वहां के हो गए कि हाँ चलो कश्मीर का जो भी कुछ बात है, तो शायद कश्मीर के पानी में इतनी ताकत है कि जो जाता है वो पाकिस्तान के पानी में इतनी ताकत है कि जो जाता है वहीं का गुणगान करने लगता है। तो वो वहीं के गुणगान करने लगता है। मतलब उधर की हवा और पानी ओजस, मतलब वो इतनी मजबूत है कि बात मत पूछो। सवाल है जेटली का और इनका, तो अभी इनकी पोजीशन तो शायद थोड़ी नरम गरम हो गई है। देखो अभी किस तरह से ये एक डाइसी विकेट है, अगर क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो किस तरह से अभी ये खेल पाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो यहाँ है नहीं, अभी खेलेंगे कैसे तो वो देखना है। तो इट्स अ इम्पोर्टेंट, आने वाले दिन को पता चल जाएगा। सरस्वती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाफिज सईद ने कहा है कि संकीर्ण मानसिकता है हिंदुस्तानियों की, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और इस मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकात को लेकर हाय तौबा मचाए हुए, क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? हाफिज सईद को जितना महत्व दिया जा रहा है वो जरूरत से बहुत ज्यादा है। वो हमें क्या कहता है, हमारे बारे में क्या सोचता है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है और हमें उनके कोई सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पास्ट में उन्होंने शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे को भी एक आतंकवादी करार दिया था और केस करने की और धमकाने की भाषा में बात की थी। तो वो जो है वो पूरी दुनिया के सामने, यूएस में के लिए भी वो वांटेड है। तो वो क्या सोचते, क्या करते, क्या कहते, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। और जहां तक इनके कश्मीर रिलेटेड निवेदन का सवाल है वेद प्रताप जी के, तो वो मैं मानता हूं उनका बिल्कुल निजी निवेदन है और उस पर कोई तूल पकड़ना नहीं चाहिए। वो कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कोई पोजीशन पे नहीं है, तो अनावश्यक राजनीति करने की फिलहाल कोई उस पर जरूरत नहीं है। जी, मगर सरकार को कहीं ना कहीं तो ठोस कदम उठाने चाहिए कि ऐसे अगले बार ऐसा ना हो। सरस्वती जी। जी, अभी का जो भी घटनाक्रम है वो कोई आने वाली घटना के बारे में भविष्य कथन करने के लिए अपर्याप्त है, लेकिन हम राजकीय स्तर पर देखें तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो पहले थी वो दिन ब दिन कई तबकों में कम होती जा रही है और उसको मेंटेन करने का, उसको बढ़ाने का उनके पास दो ही विकल्प है। एक विकल्प है विकास का मुद्दा, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, बहुत खर्च होगा और विकास के नाम पर कार्य करके आप सबको 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और दूसरा विकल्प उनके पास रहता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे का है और इसी मुद्दे को लेकर पर्दे के पीछे कुछ कार्रवाई हो रही है, ऐसा सोचने का पूरा कारण है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर हमें कोई सफलता या कोई बड़ा कदम देखने को मिले, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे ऐसे होते हैं जो भारत के सभी मतदाताओं को असर करते हैं और बहुत जल्दी लोकप्रियता भी उससे मिलती है। जी जी जी। हिमांशु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मणिशंकर अय्यर के साथ जाने की बात कह रहे थे, सलमान खुर्शीद के साथ जाने की बात कर रहे थे, उनका कहना है कि वो तो वापस आ गए थे, वो वहीं रुक गए थे। सही बात है, वो 3 दिन की कुछ प्रेस मीटिंग थी वहाँ पाकिस्तान में, तो वो 20 दिन रहे हैं। वो लोग तो 3 दिन में वापस आ गए थे। आज कोई भी सोशल मीडिया में उनकी फोटो नहीं मिलती, मणिशंकर अय्यर की या सलमान खुर्शीद की, बराबर। और दूसरी बात जो मेरा स्टैंड ये है कि बीजेपी जो अभी, हाँ संक्षिप्त में, बीजेपी जो कश्मीर का एक पेचीदा इश्यू है और दूसरा एक टेररिस्ट का इश्यू है, दोनों इश्यू है, फिर ये इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन है और सभी पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है, बराबर। तो फिर भी वो उसको पूछ नहीं रहे। चलो आप हाफिज सईद जी को तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन वो उनको वैदिक जी क्यों नहीं पूछ रही है कि क्या बातें हुई थी, क्या है, कहीं ना कहीं कदम उठाने चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए, वो कंसर्न है देश के लिए। बिल्कुल, देश की अखंडता प्रभुता का सवाल है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम पत्रकार हैं, हम निजी मुलाकात, जब पत्रकार हैं, पत्रकार की हैसियत से मुलाकात की है तो लोगों के सामने बात आनी चाहिए कि आपने क्या मुलाकात की है, कौन सी बातें रखी है। हम सिर्फ पत्रकार हैं, हम किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। देश हित में क्या है क्या नहीं, क्या हम इसके लिए सवाल नहीं कर सकते हैं? अगर सवाल कर सकते हैं तो लोगों के सामने रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि एक पत्रकार अगर अपने आप को हम बोल रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं तो लोगों को यह जानने का हक बनता है कि आपने एक भारत के आतंकवादी से, भारत के जो वो आतंकवादी नंबर 1 आतंकवादी है भारत के लिए, उससे आपने क्या चर्चा की है, इसको सामने लाइए आप। तो आज की मुलाकात में, आज का मुद्दा में हरीश मोतियानी जी, हिमांशु पटेल जी और सरस्वती चंद्र आचार्य जी, आप तीनों स्टूडियो में आए, अपने कीमती वक्त को आप लोगों ने निकाला, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीजिए आज का मुद्दा में इजाजत, नमस्कार।